हे एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी ने इस वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा कि कैसे हम यहाँ पे कुछ ही घंटों के अंदर अपने सिलेबस को, जो पूरा हमारा सिलेबस होता है, उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पीछे आपको एक माइंड मैप दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर आप नए हैं, आपने माइंड मैप अभी तक नहीं बनाए हैं कभी, तो कैसे माइंड मैप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या इनके फायदे हैं, कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे स्पेशली डेडिकेटेडली बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको माइंड मैप के बारे में बताने से पहले ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा कंपैरिजन करके कि जो हम लेंथी नोट्स आमतौर पे बनाते हैं, मान लीजिए हमारी एक बुक है, उसमें एक चैप्टर है 30 पेजेस का, हम उसके नोट्स बनाते हैं 3 से 4 पेज में या 5 पेज में। उन नोट्स को जब हम कंपाइल करते जाते हैं, जब काफ़ी सारे नोट्स हमारे पास हो जाते हैं, तो उनको पढ़ पाना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। खास करके यूपीएससी की अगर बात करें, प्रीलिम्स के बाद और मेंस के, इन दोनों के बीच का जो समय होता है, उसमें आप नोट्स कितनी बार रिवाइज कर सकेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही कंसोलिडेट करके आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पूरे के पूरे कोर सिलेबस को सिर्फ 30 घंटे के अंदर या 35 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, तो आप शायद यहां पे आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह कैसे पॉसिबल है और इफेक्टिवली पॉसिबल है। फिर लेंथी नोट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि उनको मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम होती है, इकट्ठा रखने में। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम वहां पे जब उन नोट्स को पढ़ते हैं तो हम पैसिवली पढ़ते हैं, हम एक्टिवली नहीं पढ़ते। हमारे सामने कुछ लिखा होता है और वो हम सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं। हम ज्यादा दिमाग उस समय पे यूज नहीं कर सकते, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिम में आप गए और आपने सिर्फ मशीनें देखी और आप 1 घंटे खड़े होकर देखते रहे और आप सोचेंगे कि यहां पे मशीनें देखने से मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको मसल्स को यूज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम यहां पे पढ़ाई की बात आती है, तो दिमाग को हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कराएंगे, जितना उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये एक्टिवली काम करेगा। तो इसको एक्टिव यहाँ पे लर्निंग भी हम कह सकते हैं। पुराने वाले जो नोट्स का तरीका है कन्वेंशनल, उसको पैसिव लर्निंग बोलते हैं, हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं। यहाँ पे हम एक्टिव लर्निंग करते हैं। जब एक्टिवली लर्निंग करते हैं तो हमारा दिमाग रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने मैं इस पूरे के पूरा ये एक चैप्टर है हमारी बिपिन चंद्रा बुक का, जिसका नाम है मुगल डिक्लाइन, की जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन कैसे हुआ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर्स हैं। इसके जो नोट्स भी अगर आप बनाएंगे तो वो कम से कम 6, 7, 8 पेज के जाके बनेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सिर्फ इस एक स्लाइड से आप इफेक्टिवली पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो तो एकदम एग्जैक्टली समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी यहाँ पे कोर थीम है, चैप्टर का नाम लगा लीजिए, मेन थीम है कि किसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमारे ग्रीन बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ये ट्रिगर्स हैं, ठीक है ना। हमने बात की मुगल डिक्लाइन की, मुगलों का पतन कैसे हुआ। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि सबसे बड़ा उसका एक रीजन औरंगजेब रहा, फिर जो लालची नोबल्स थे वो रहे, उसके बाद कमजोर राजा जो आए औरंगजेब के बाद वो रहे, उसके बाद फॉरेन जो इन्वेजन हुए, जो अटैक हुए, जो है यहाँ पे आक्रमण हुए, उनके कारण, इंटरनल एग्रेशन के कारण, फाइनेंसेस एकदम टूट चुके थे, इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, पैसा नहीं था, सिविल वॉर्स फॉर थ्रोन, वीकनेस ऑफ आर्मी, और ये सब जो चीजें हैं ये यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है। मतलब कि आपको इनको पढ़ के काफी कुछ याद आ जाएगा। जिसने चैप्टर पढ़ा है वो जैसे ही औरंगजेब का नाम आएगा वो समझ जाएगा कि हाँ, किस बारे में बात हो रही है। औरंगजेब ने क्या करवाया था, हिंदुओं की खिलाफत, मंदिर तोड़वाए, वहां पे जिजिया टैक्स लगा दिया कि अगर आप अपने तीर्थ स्थान पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर जो हिंदू राजा थे, जैसे राजपूत हो गए, मराठा हो गए, उनकी खिलाफत करना, इस तरीके की फिर औरंगजेब की बाकी की पॉलिसीज हो गई। आपको एकदम सब कुछ याद आ जाएगा औरंगजेब का नाम यहाँ पे लेते ही। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने नाम लिया औरंगजेब और आपने बता दिया 1 मिनट में याद करके कि क्या क्या। तो आपने एक्टिव लर्निंग की, आपने खुद से ये याद किया, आपने दिमाग में रिकॉल किया, अपने मसल्स को, अपने मेंटल मसल्स को आपने इस्तेमाल किया है, तभी वो ज्यादा ग्रो होंगी। आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको कोई मजा आने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए,
इनटॉलरेंट था हिंदूज को लेके, तो जजिया टैक्स लगाया, टेम्पल डिस्ट्रक्शन। अब इससे आप क्या याद कर सकते हैं, क्या आपको याद आएगा कि हाँ यार जजिया टैक्स उसने लगाया था, उससे जो हिंदू लोग थे और जो सामाजिक एक फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक था, जो यहाँ पे एक तालमेल था वो टूट गया था, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। और जो एक या 2-3 धर्म के जो विशेष समुदाय के जो लोग थे, जो सिख धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे इनके यहाँ पे मुगलों से। उस समय पे मंदिर तुड़वाए, फिर यहाँ पे एलियनेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको इससे ये भी याद आ जाएगा कि जितने भी जो हिंदू ऊंचे पदों पे बैठे हुए थे अकबर वगैरह के टाइम से, शाहजहां के टाइम से, उन सभी को वहां से हटा दिया गया था। जैसे ही आप पढ़ेंगे नॉट रिकॉग्नाइजिंग द ऑटोनॉमी ऑफ राजपूत एंड मराठास, तो आपको यह भी याद आ जाएगा कि राजपूत, अरे हाँ राजपूत तो अकबर शाहजहां के टाइम पे सबसे मेन पिलर थे यहाँ पे आपके जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्ट्रेंथ के। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, राजपूतों को भी दबाना शुरू कर दिया औरंगजेब ने। फिर मराठा के बारे में आपको एकदम से याद आएगा कि अरे हाँ मराठास तो यहाँ पे अपनी ऑटोनॉमी के लिए काम कर रहे थे, वो सिर्फ ऑटोनॉमी ही मांग रहे थे और उनको यहाँ पे थोड़ी भी उनके ही एरिया में औरंगजेब ने ऑटोनॉमी नहीं दी, बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं किया। उसके चलते हुए मराठाओं से उनकी लड़ाई हुई। जब आपको याद आएगा कि मराठाओं से उनकी लड़ाई हुई तो आपको यह भी याद आएगा कि मराठाओं की सेना ने इनको काफी बुरी तरीके से हराया था यहाँ पे औरंगजेब की सेना को कई बार। और जो औरंगजेब का पूरा फोकस था ना वो मराठाओं के पीछे इतना लग गया कि उसने अपनी पूरी की पूरी फोर्सेस को पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान स्टेट है, उस तरफ से नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था, हिंदू कुश की तरफ का, ईरान की तरफ का, पर्शिया की तरफ का, वहां से सारी फोर्स को मोबिलाइज करके आज के महाराष्ट्र या पुराने समय के जो मराठा रीजन है वहां की तरफ ले गया, जिससे बॉर्डर कमजोर हो गए। 32 साल बाद नादिर शाह अटैक कर पाया। तो इस तरीके से आप यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं एक एक वर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर यहां पे है एक्सपेंशन टुवर्ड्स डेक्कन। इससे आपको याद आएगा कि हाँ औरंगजेब ने तो ये डेक्कन वाली पॉलिसी अपनाई थी कि एक्सपेंड करना है डेक्कन की तरफ, मतलब कि साउथ इंडिया की तरफ, जिसके चक्कर में उसका पूरा फोकस वहीं पे चला गया। बाकी जो एरियाज थे वहां पे धीरे धीरे करके औरंगजेब जो था, जो मुगल साम्राज्य था, वो कमजोर होने लगा। वहां के जो गवर्नर थे, जमींदार थे, बाकी के एरियाज के जो सूबेदार थे, वो यहाँ पे गड़बड़ी करने लगे क्योंकि औरंगजेब का सारा फोकस साउथ की तरफ था। कम्युनिकेशन काफी ज्यादा टूट चुकी थी, लड़ाई लगातार चल रही थी ऊपर से नीचे, आपका दिल्ली से लेके मराठा का जो एरिया है वहां तक, तो ट्रेड पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। उसकी वजह से इकोनॉमी ने डाउन जाना शुरू कर दिया था, सेना का मनोबल काफी ज्यादा टूट रहा था। तो यहाँ पे औरंगजेब ने पैसा भी बर्बाद किया इतनी सेना को मोबिलाइज करने के लिए मराठाओं की तरफ, और वहां पे आदमी भी मरे और उसका पैसा भी खर्च हुआ काफी ज्यादा। लेस फोकस ऑन नॉर्थ वेस्ट, मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट पे कम फोकस हुआ, उसकी वजह से वहां पे बॉर्डर कमजोर हो गया। बाद में नादिर शाह अटैक कर पाया और दिल्ली को लूट पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हाँ यार नादिर शाह ने अटैक किया था, उसकी वजह से अंग्रेजों को, मराठाओं को, सभी को मुगल साम्राज्य की कमजोरी का पता चल गया था। ये भी याद कर सकते हैं कि वो कोहिनूर ले गया था, वो यहाँ पे शाहजहां की कौन सी थ्रोन ले गया था, किस तरीके से उसने दिल्ली को लूटा था। फिर यहाँ पे एक्सटेंड टू अनकंट्रोलेबल एरिया, ये आपको याद आ जाएगा कि मुगल साम्राज्य को औरंगजेब ने अनकंट्रोलेबल एरिया तक बढ़ा दिया था। तो आपको यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ना, एक एक चीज जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है किसी टीचर से या खुद से, तो एक कीवर्ड से आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। और जब नहीं भी आएगा तो आप याद करने की कोशिश करेंगे, जब बिल्कुल ही नहीं आएगा तभी आप जाके अपने नोट्स में, मेन नोट्स में या फिर अपने बुक में जो आपने हाईलाइट किया है वहां पे जाके उसको रिविजिट करेंगे। ओके, इसके बाद है ग्रीडी नोबल्स की जब बात आती है तो नोबल्स, सबसे पहली बात नोबल के नाम से आपके दिमाग में कौन से नोबल्स आएंगे, बात ग्रीडी की नहीं, सिर्फ नोबल्स की बात करते हैं। कौन से दो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताए थे, एक तो था जुल्फिकार खान, है ना, जिसने किसको बनाया था, जहांगीर शाह को मुगल एम्परर बनाया था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कौन हुए थे, निजाम उल मुल्क, किसके टाइम पे, मोहम्मद शाह के टाइम पे। उस समय पे किसको हटाया था उन्होंने, सैयद ब्रदर्स को हटाया था। और उन्होंने और क्या अचीवमेंट थी उनकी, हैदराबाद स्टेट को फाउंड करना। तो कितनी सारी चीजें याद आ गई नोबल के नाम से ही। फिर जब बात आती है लालची नोबल्स की, जो नोबल थे वो लालची हो गए थे, इस वजह से भी मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा डूबा। तो यहां पे आपको एकदम याद आ जाएगा कि बिकम्स हेरेडिटरी, वो सारे वंशानुगत हो गए थे। पहले जो मुगल यहाँ पे नोबल्स हुआ करते थे वो काबिलियत के नाम पे हुआ करते थे, उनकी काबिलियत के हिसाब से होते थे वो। अब यहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस को वंशानुगत बना दिया था कि वो ही यहाँ पे नोबल रहेंगे, उनके बाद उनके बेटे रहेंगे, उनके यहाँ पे वंशज रहेंगे। फिर यहाँ पे एम्बिशन फॉर सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो यहाँ पे
ये भी एक पॉइंट आपको याद आएगा कि हाँ, अरे ये ग्रीडी नोबल्स जो थे, लालची नोबल्स थे, इन्होंने तो अपने ही खुद के स्टेट्स यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए थे इंडिपेंडेंट। वो यहाँ पे मुगल साम्राज्य से धीरे धीरे करके आजाद होना शुरू हो गए थे। फिर उससे आपको रिलेटेड याद आएगा कौन से स्टेट्स की बात हो रही है, तो आप अवध की बात कर सकते हैं, जिनको गवर्नर बनाया गया था, है ना। अवध के कौन थे? शादत खान आपको याद आ जाएगा, उन्होंने क्या काम किए थे। उनके बाद कौन आया था? सफदरजंग, जैसे आपने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आपको याद आती जाएंगी पढ़ते हुए, धीरे धीरे करके। बंगाल वाले याद आ जाएंगे, अवध वाले याद आ जाएंगे, हैदराबाद वाले याद आएंगे, ये सब करके आपको याद आएंगे। फिर इनके बारे में आपको ये भी याद आएगा कि ये जितने भी जो यहाँ पे बाकी के बाद के नोबल्स थे, ये बिल्कुल काबिल नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे और एकदम भ्रष्टाचारी थे, करप्ट थे। फिर बात करते हैं, एक यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है वीक किंग्स आफ्टर औरंगजेब। तो जैसे ही नाम आएगा वीक किंग्स, तो आप याद करेंगे कि सर ने बताया था या हमने पढ़ा था कि जो सातवां मुगल एम्परर था, मतलब कि औरंगजेब के बाद जो आया था, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह फर्स्ट, वो लास्ट यहाँ पे एक काबिल मुगल एम्परर था। उसके बाद जितने भी आए मुगल एम्परर, वो सारे के सारे वीक माइंडेड थे। कौन आया था सबसे पहले, फिर याद कर लेंगे एक बार, है ना। कौन थे ये वीक किंग्स जिनके बारे में हम बात करते हैं? यूं तो काफी सारे आए थे, लेकिन इंपोर्टेंट कौन थे? जहांगीर शाह, है ना। उसके बाद कौन आया था यहाँ पे? फर्रुखशियार। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह। फिर कौन आया? शाह आलम। तो ऐसे करके हमें वो भी याद आ जाएंगे, उनसे रिलेटेड सारी चीजें भी याद आ जाएंगी हमें। ओके, इसके बाद है यहाँ पे मान लीजिए फॉन्ड ऑफ लग्जरी। ये हमें पता है कि ये कैसे वीक माइंडेड थे, लग्जरी के शौकीन थे, ऐशो आराम के, अय्याशिया करना, उस टाइप के यहाँ पे थे। वीक माइंडेड एंड इनकैपेबल, दिमाग से कमजोर, कावर्ड, एकदम क्रूर और एकदम काबिलियत से बाहर। फिर यहाँ पे फॉरेन अटैक्स, जैसे ही मैं आपके सामने नाम लूंगा तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ सर, दो तरीके के फॉरेन अटैक हुए थे। एक किया था नादिर शाह ने और उसके जनरल अहमद शाह अब्दाली ने, और उसके बाद किए थे अहमद शाह अब्दाली ने, जो उसका जनरल था। वो बार बार आके रेड करता था, लूटता था और चला जाता था। तो आपको इसके इंपैक्ट भी याद आ जाएंगे। नादिर शाह ने क्या हाल किया था, अहमद शाह अब्दाली ने क्या हाल किया था, कैसे प्लंडर किया। अहमद शाह अब्दाली से आपको यह भी याद आ जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया कि मराठाओं से उनकी तीसरी जो बैटल थी पानीपत वाली, वो मराठाओं से अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उस समय पे पेशवा कौन थे। तो इस तरीके से आप कितना कुछ रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे एक्टिवली पढ़ते हुए, अपने दिमाग पे जोर डालते हुए। फिर है इंटरनल एग्रेशंस। तो यहाँ पे बात करेंगे मतलब कि अंदरूनी, देश के अंदर ही, ये तो बाहर के आक्रमण की बात थी। इंटरनल एग्रेशन किसने किए थे, आपको ये तुरंत याद आ जाएगा कि अंदर कौन थे। राजपूतों ने किए, बाद में मराठाओं ने सबसे ज्यादा किए, इंग्लिश कंपनीज ने किए, उसके अलावा जमींदारों ने काफी ज्यादा अग्रेशन दिखाया, काफी ज्यादा विद्रोह किया, जागीरदारों ने किया, नोबल्स ने किया, सूबेदारों ने किया, नॉर्मल पब्लिक ने किया। जब किसानों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धन लूटा गया, उनसे टैक्स वसूली की गई, कर लिया गया, तो यहाँ पे दिल्ली के आसपास के जो किसान थे, जैसे जाट्स हो गए, फिर आपके सिख्स हो गए, इन सभी ने रिबिलियन की। तो इंटरनल अग्रेशन से आपको याद आ जाएगा, मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, सतनामी हो गए, दिल्ली के आसपास पीसेंट अपराइजिंग हो गई किसानों की, है ना। ये सब करके आपको याद आ जाएंगे। इनके चलते क्या हुआ वो भी आपको याद आ जाएगा कि यार इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो पूरी तरीके से जो ट्रेड था वो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, और देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अस्त व्यस्त हो चुका था। उस समय कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बची थी। और ये भी आप याद कर सकते हैं कि इन सब की लड़ाइयों में यहाँ पे फायदा कौन उठा रहा था? अंग्रेज धीरे धीरे देख रहे थे कि आने वाले टाइम में हमें करना क्या है। इसके बाद है जमींदार्स एंड गवर्नर्स विदहेल्ड द रेवेन्यू। मेन पॉइंट है यहाँ पे, ट्रिगर पॉइंट, ब्रोकन ऑफ फाइनेंसेस, कि जो फाइनेंस की व्यवस्था थी वो टूट चुकी थी, पैसे का आना। आप याद करेंगे कैसे? लड़ाइयों की वजह से पैसा आना कम हुआ, लड़ाई होंगी, लड़ाइयां ज्यादा चलेंगी, सेनाएं मार्च करेंगी, तो व्यापारी तो वहां पे अपना व्यापार करने जाएंगे नहीं, तो उसके चलते ट्रेड पूरी तरीके से डाउन चला गया। ओके, खेतीबाड़ी में ज्यादा कोई डेवलपमेंट हुई नहीं थी, ये भी आपको याद होगा। जमींदारों ने यहाँ पे पैसा सेंट्रल अथॉरिटी को देना बंद कर दिया था। किसानों से तो लूटते थे, लेकिन आगे उन्होंने देना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो जमींदार और गवर्नर जो थे, उन्होंने टैक्स अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। मनी स्पेंडेड ऑन आर्मी फॉर एक्सपेंशन। पैसा और क्यों कम हुआ इनका? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा था वो आर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया कि मराठा वाले रीजन में हमें अपना एक्सपेंशन करना है, और वो कभी हो भी नहीं पाया। फिर है एग्रीकल्चर एंड ट्रेड हैम्पर्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया। इससे रिलेटेड आप एक पॉइंट ये भी याद कर सकते हैं कि नादिर शाह जो था वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट करके चला गया था।
का 70 करोड़ के आसपास की एस्टिमेटेड उसने लूट की थी। मैंने यहाँ पे वो शामिल नहीं किया, लेकिन आप याद कर सकते हैं ना, 70 करोड़ के आसपास की उसने यहाँ पे लूट की थी। और उस समय पे जो मुगल साम्राज्य था 1739 में, वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था और ईरान में जाके उसने 3 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया था। इतनी बड़ी उसने यहाँ पे लूट की थी। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सिविल वॉर्स फॉर थ्रोन। तो यहाँ पे गद्दी के लिए अंदरूनी गृह युद्ध जो होता था प्रिंसेस में, इसने काफी ज्यादा मुगल साम्राज्य को बर्बाद किया। इससे आप याद करेंगे कि हाँ यार, मुगल साम्राज्य में एक ऐसा सक्सेशन का सिस्टम नहीं था कि यहाँ पे एक राजा मरा तो उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, या छोटा बेटा बनेगा, या कोई वोटिंग होगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़ाई करेंगे और उस लड़ाई में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था, जो प्रशासन था वो बर्बाद हो जाता था, लंबे समय तक युद्ध चलते थे इनके, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता, लड़ाई में काफी सारे जो काबिल नोबल्स थे, रईस थे, वो मारे जाते, सेनापति मारे जाते, क्योंकि कोई किसी का साथ दे रहा होता था, कोई किसी का, तो वो मारे जाते आपस में। तो आखिरी में अल्टीमेटली नुकसान तो एम्पायर का ही हुआ ना। फिर इसके बाद है, कोई सिस्टम था नहीं यहाँ पे एक फिक्स सिस्टम की किसका बेटा कब कैसे राजा बनेगा। फिर है वीकनेस ऑफ आर्मी। आर्मी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी मुगलों की यहाँ पे। वो कैसे, आपको याद आएगा एकदम से कि सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती थी। सैलरी टाइम पे क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था कहीं से। नहीं दी गई तो उससे क्या हुआ, आर्मी इनडिसिप्लिन होती चली गई, डिसिप्लिन खो दिया आर्मी ने, और लॉयल्टी भी खो दी। जब पैसा नहीं मिलेगा तो वफादारी भी क्यों रखेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मराठाओं से बार बार लगातार हारने के चक्कर में मोरली आर्मी का जो यहाँ पे मनोबल था ना, बेसिकली वो टूट चुका था। क्यों टूट चुका था, मराठा के रीजन में जाके लड़ाई लड़ रहे थे, घरों से दूर पड़े हुए थे, 10 साल 15 साल 20 साल तक सैनिक दूर पड़ा हुआ है अपने परिवार से, मराठाओं के एरिया में जाके। वहां पे मराठाओं की 2000 लोगों की सेना इनकी 20,000 की सेना को मार के चली जाती थी। रीजन क्या था, उनका एरिया था, उनको गोरिल्ला वॉरफेयर करना आता था, उनको पूरा अच्छे से पता था कि कैसे किसको कहां पे मारना है, फंसा के पहाड़ियों के बीच में, इस तरीके से। तो यहाँ पे इनका जो मनोबल था वो टूट चुका था। मुगल की जो आर्मी थी वो उनको ये लग चुका था कि मराठाओं का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। फिर क्या है, डिफीट बाय नादिर शाह। नादिर शाह के से हारने के बाद मुगल आर्मी बिल्कुल ही टूट चुकी थी। उसके बाद क्या है, नो फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर नेवी बिल्डिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर आप यूरोप में देखें, इसी टाइम पे काफी ज्यादा तरक्की हो रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्कुल यहाँ पे उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ लिबर्टी को लेके, उधर यूएस में अलग तरीके से काम हो रहा था, हर जगह तरक्की हो रही थी वेस्ट की तरफ। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर होते हुए भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और स्पेशली नेवी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दिया गया। नेवी का रोल क्या था कि अंग्रेजों ने अगर अपना राज चलाया, चाहे इंडिया पे, चाहे चाइना पे, चाहे किसी पे भी, तो वो अपनी नेवी के दम पे चलाया। पावरफुल नेवी, सीधी धमकी देते थे कि हम ठीक है जमीन पे आके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उस समय कोई परमाणु बम तो थे नहीं, या कोई ऐसी मिसाइल्स कि आप सीधा पूरे लैंड को बर्बाद कर देंगे, पूरे देश को, सिर्फ अपने युद्ध पोत से। तो लेकिन वो यहाँ पे ये धमकी दिया करते थे कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना सारी कंट्रीज के साथ, उन सारे ट्रेडिंग शिप्स को हम बर्बाद कर देंगे, उनके ऊपर हमला करके पानी में ही, समुद्र में। उससे क्या होता, सारा का सारा व्यापार खत्म हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे मुगलों को अंग्रेजों के सामने, पुर्तगालियों के सामने दबना पड़ा था काफी ज्यादा। तो आपको आई थिंक पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया, इजीली रिवाइज हो गया। ये तो मैंने आपको जल्दी करके बताया, वरना इसी से कितना भी ज्यादा और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। कितनी देर लगी पूरा चैप्टर रिवाइज करने में? 10 मिनट, है ना। एक पेज के अंदर, हाफ पेज के अंदर, स्लाइड के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब इमेजिन कीजिए इसी बुक के अंदर आपके टोटल 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर को रिवाइज करने में आपको कितना समय लगा? 2.5 घंटे का समय। इससे ज्यादा टाइम तो आपको नहीं लगने वाला। चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंदर टोटल 200 ऐसे कीवर्ड्स हैं, 200 ऐसे हमारे यहाँ पे पोर्शन है सिलेबस के, छोटे छोटे सब पोर्शन कह सकते हैं, जिनके ऊपर हमें नोट्स बनाने होते हैं, और उसमें हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके पास टोटल 200 माइंड मैप ऐसे हैं फाइनली लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 मिनट एक यहाँ पे एक माइंड मैप को पढ़ने में लगती है, तो कितनी हो गई? 2000 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो गए? करीब करीब आपके 33 घंटे। अब आप डेली मान लीजिए 6 घंटे अगर रिवीजन में देते हैं, तो आपका 5 से 6 दिन में रिवाइज पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया या नहीं?
तो ये आपके सामने यहाँ पे एक फाइन एग्जांपल था। कभी कुछ याद ना आए तो क्या करेंगे, अपने नोट्स या बुक्स को जहां पे हाईलाइट किया है उसको रिविजिट कर लेंगे। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, सिर्फ हाईलाइट कर लो, नोट्स मत बनाना, माइंड मैप बना लेना, कीवर्ड लिख लेना, कीवर्ड से याद करना। आई होप आपको पूरा आइडिया लग गया होगा, पूरी बात आप जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ गए होंगे। तो कैसे ये माइंड मैप्स बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना। इससे ज़्यादा पावरफुल तरीका पढ़ने का और कोई भी नहीं है। और इससे आप मान लीजिए नॉर्मल नोट से आप 2 से 3 बार रिवाइज कर पाएंगे, इससे आप 15 या 20 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जितना रिवाइज करना चाहे उतना रिवाइज कर सकते हैं। और आप हर एक चीज़ को, आप इवन करंट अफेयर को भी अपने माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं उनको माइंड मैप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी मैगजीन को मुश्किल से 5 से 6 माइंड मैप्स के अंदर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने देखा, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।